जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक काफ़ी लंबे टाइम गैप के बाद हम लोग फिर से दोबारा मिल रहे हैं। गाइस, हमारी जो गांधीयन सीरीज़ है उसी गांधीयन सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी या इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था वो उसमें हमने देखा था गांधी जी का रोल क्या था साउथ अफ्रीका में, किस तरीके से गांधी जी इमर्ज हुए, कहाँ गांधी जी पढ़ने गए थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा था उस लेक्चर में कि गांधी जी की जो वकालत थी वो किस तरीके से नहीं चल रही थी। फिर दादा अब्दुल्ला जो देखने के लिए मिल रहे थे, मर्चेंट थे ये गुजरात की, ये फिर गांधी जी को साउथ अफ्रीका में बुला लेते हैं। फिर गांधी जी के साथ इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है एक ट्रेन में। उस इंसिडेंट ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी वहाँ के जो लोकल इंडियंस देखने के लिए मिल रहे थे, जो सिटीजन्स देखने के लिए मिल रहे थे, उनके खिलाफ जो अपार्थाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाई। उसके बाद हमें और भी चीज़ों के बारे में पता चला गाइस उसी लेक्चर में कि गांधी जी ने बोअर वॉर भी लड़ा क्या था वहाँ पे। एक बोअर वॉर में गांधी जी ने एक एम्बुलेंस बनाई थी जिसका नाम था नटाल एम्बुलेंस, देखने के लिए मिल रही थी। तो ये सारी बातें हम लोग उस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अगर जिसने वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जा कर के ज़रूर देखिएगा उन लेक्चर्स को। और उसी लेक्चर के बाद आगे की जो कहानी है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1915 से। तो गाइस, जब गांधी जी इंडिया में लौट करके आते हैं ना, तो उसी समय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट गाइस देखने के लिए मिल जाता है, just wait a while guys, okay, yes। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज गाइस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस समय मॉडरेट फेज देखने के लिए मिला। फिर जब 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने के लिए मिला, उसके बाद से देखने के लिए मिला, ठीक है। फिर जो गाइस तीसरा फेज देखने के लिए मिला, ये जो 1917 का जो समय देखने के लिए मिल रहा था, 1917 वाला जो समय देखने के लिए मिल रहा था वो देखने के लिए मिला गाइस। इसी समय जब गांधी जी इंडिया लौट करके आए थे, यही गांधी जी का 3rd फेज देखने के लिए मिल रहा था। बेसिकली अब इस फेज को, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस फेज को हम लोग 3rd फेज के नाम से जानते हैं। और मोस्ट कॉमनली इसी फेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। तो अब जो हमारी कहानी शुरू होगी ना गाइस लेक्चर्स में, ये जो आने वाली सीरीज होंगी, ये हमारी सीरीज जो होगी ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3rd फेज से स्टार्ट होगी। हम लोग बेसिकली फोकस किस पे करेंगे? तीसरे फेज पे करेंगे। पहले और दूसरे फेजेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले गाइस हम लोग आते हैं हमारे तीसरे फेज की कहानी शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी जब 1917 से लेकर के 1947 तक का ये फेज देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग गांधीयन एरा कहते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या देखने के लिए मिलता है? 1917 से लेकर के 1947 तक का जो फेज देखने के लिए मिलता है गाइस। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस फेज को हम लोग गांधीयन फेज में रखते हैं, या गांधीयन एरा में उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गाइस गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल्स भी देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे कि नॉन वायलेंस हो गया एंड सत्याग्रह हो गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखने के लिए मिल रहा था। गांधी जी के क्या प्रिंसिपल्स देखने के लिए मिल रहे थे? नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। एंड गाइस, तो इससे पहले जब गांधी जी इंडिया आए तो इनके एक पॉलिटिकल गुरु देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले देखने के लिए मिलते हैं, गोखले साहब रहते हैं। तो ये गांधी जी को क्या कहते हैं? ये गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि सर आप एक बार पूरे इंडिया का टूर कर लो।
आप एक बार पूरे इंडिया को घूम लो और घूमने के बाद आप ये देखो कि यहाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या समस्या है। बेसिकली अगर आप इंडिया आए हो और इंडिया में आकर के अगर आप लोगों की समस्या को हल करना चाहते हो तो एक बार भारत भ्रमण जरूर करें। जब आप भारत का भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में समस्या क्या है, किस चीज की दिक्कत है। और जब गांधी जी अफ्रीका में थे ना गाइस, तो वहां पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह किया था। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ये चीज बताई थी और बहुत डिटेल में ये बात हमने करी थी। तो गोपाल गोखले के एडवाइस पे गांधी जी 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था 1915 में गांधी जी आ गए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया में लैंड कर चुके गाइस। उसके बाद जब ये 1 साल तक 1916 तक ये भारत का भ्रमण कर देते हैं तो क्या चीज देखने के लिए मिलता है? ये देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू देखने के लिए मिल रहा है। तो गांधी जी टहलते रहते हैं। उसके बाद गांधी जी सबसे पहला जो इशू देखते हैं वो इशू देखते हैं इंडेंचर्ड लेबर्स का। अब इंडेंचर्ड लेबर्स क्या होते हैं गाइस? इंडेंचर्ड लेबर वो होते हैं कि जिनसे आप काम तो करवा रहे हो लेकिन उनको सैलरी प्रॉपरली नहीं दे रहे हो। अगर मिल भी रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रही है सैलरी। बेसिकली इसको बंधवा मजदूरी भी कह दिया जाता है। तो जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखने के लिए मिल रहा था, इसके खिलाफ गांधी जी ने ये चीज़ किया। और गांधी जी ने ये इशू मतलब ज़्यादा मास लेवल पे तो नहीं उठाया लेकिन अपने ही लेवल पे इसमें बात करी। और गांधी जी ने अथॉरिटीज़ से बोला कि सर देखिए, ये जो इंडेंचर्ड लेबर्स हैं, ये जिनसे आप बंधवा मजदूरी करवा रहे हो, ये चीज़ ख़त्म करो। उसके बाद एक डेट फिक्स कर दो सर कि आप इस दिन से ये जो डेट है इसको अबॉलिश कर दोगे, इंडेंचर्ड लेबर को आप अबॉलिश कर दोगे। ये बात कही गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट से। लेकिन गाइस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, इसका क्या कहना था? ये कह रही थी कि भाई हम देखो खत्म तो ठीक है, हम कर देंगे, इंडेंचर्ड लेबर्स को हम क्या करेंगे, खत्म तो हम लोग कर देंगे, इंडेंचर्ड लेबर्स को हम खत्म कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी ने बोला कि भाई डेट फिक्स कर दो, आप डेट फिक्स कर दो, ठीक है ना, कि किस दिन हमें खत्म करनी है। तो गांधी जी ने बोला कि आप ये जो डेट है 31 जुलाई की, 31 जुलाई 1917, ये डेट लास्ट डेट देखने के लिए मिलेगी जब आप इसको खत्म करोगे, और हम आपको इस डेट तक का समय दे रहे हैं। 31 जुलाई के बाद हम फिर आपसे आग्रह नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे आपके सत्य के लिए। आग्रह हम लोग फिर नहीं करेंगे, अब हम लोग मास स्ट्राइक करेंगे सर। ये वार्निंग है, गांधी जी ने ऐसा बोला अंग्रेजों को। अंग्रेज थोड़े समझदार हो गए थे, उन्होंने बोला अब गांधी जी ने अगर बोला है तो भाई सुन भी लेते हैं। क्यों गाइस? क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी का जो रूप था ना, वो साउथ अफ्रीका में देख लिया था। कैसे? जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह करी थी, तो वहां पे गांधी जी पूरे मास को अपने साथ ले आए थे, पूरी पब्लिक को अपने साथ इन्होंने एकजुट कर लिया था। तो अंग्रेज ने बोला कि यार अब गांधी जी के थोड़ी सी बात मान लेनी चाहिए, ठीक है, हम लोग डेट फिक्स कर दिए। और इस डेट से पहले पहले जो वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया में इस समय, उन्होंने क्या किया, ये जो इंडेंचर्ड लेबर्स देखने के लिए मिल रहे थे, इसको इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है गाइस। इससे पहले 31 जुलाई 1917 से पहले पहले इंडेंचर्ड लेबर खत्म हो गया। तो ये चीज देखने के लिए मिला गाइस। तो गांधी जी यहां पर विन विन सिचुएशन में आ गए थे। गांधी जी थोड़ा सा इनका नाम और फैलने लग गया था। उसके बाद गाइस
गांधी जी का पहला जो सत्य के लिए आग्रह देखने के लिए मिला, वो क्या देखने के लिए मिला? चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में, कहां पे? इंडिया में जो पहला सत्याग्रह गांधी जी का देखने के लिए मिला वो था चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। ये चीज याद रखना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे पहले वाली जो वीडियो शूट हुई थी या इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था उसमें मैंने ये चीज़ बताया था। और यूपीएससी ये क्वेश्चन, चाहे एनडीए हो गाइस, चाहे सीडीएस हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट है गाइस, डेट भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो यहां ये चंपारण सत्याग्रह जो होता है, मैं साइड होकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग देखते रहिएगा। गाइस यहां पे एक आदमी रहता है, उसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के बारे में पहले से जानते थे, पर गांधी जी इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, राजकुमार शुक्ला जी के बारे में। तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास जाते हैं, बोलते हैं सर आपका जो नाम है ना और आपका जो कद है इस समय वो बहुत बड़ा है, आप एक बार बिहार में आइए, चंपारण वाला जो एरिया है वहां पे किसानों की समस्या को हल करिए, किसानों की जो समस्या है उसको आप सॉल्व करिए। तो गांधी जी बोलते हैं बिल्कुल आएंगे भाई, हमारा ही देश है, लोगों की मदद करने के लिए ही तो आए हैं। तो गांधी जी जाते हैं बिहार, चंपारण में जाते हैं, देखते हैं जो इंडिगो कल्टीवेटर देखने के लिए मिलते हैं ना, जो इंडिगो फार्मर देखने के लिए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। बोलते हैं भाई क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं सर अब दिक्कत ये आ गई, पहली दिक्कत तो सर हमारे साथ ये है कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे थे। चलो सर हमने इनके कहने पे खेती भी कर ली, उसके बाद सर ये हमारे ऊपर लगान भी लगा रहे थे, चलो सर हम लगान भी दे रहे थे इनको, लेकिन सर जब हमने ये इंडिगो इनके कहने पे उगाई और उगा दी तो अब सर ये हमसे इंडिगो खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। और बेसिकली इसी को तिनकठिया सिस्टम भी कहा जाता है, तिनकठिया लगान भी इसी को ही कहा जाता है, तिनकठिया सिस्टम। क्या 3/20 जो था वो लगाया जाता था टोटल लैंड पे, 3/20। तिनकठिया लगान इसको कहा जाता था। ये जो लैंड हुआ करता था उसके 3/20 पार्ट पे लगा दिया जाता था। तो गांधी जी अंग्रेजों के पास गए, बोलते हैं सर ये क्या कर रहे हो आप, अंग्रेज लोग कर क्या रहे हो? बेचारा किसान आपके कहने पे उगा रहा है, अब आप उस पर कर भी लगा रहे हो, तिनकठिया लगान भी लगा रहे हो, उसके बाद अब आप खरीद भी नहीं रहे। अब गाइस किसान के साथ इशू क्या था? बेसिकली देखो ये जो इंडिगो है ना, अब इसको वो बेचारा किसान खा तो सकता नहीं था। अगर वो राइस उगाता, वीट उगाता, बार्ले उगाता, कोई भी अदर क्रॉप वो उगाता, तो चलो मान लिया कि क्रॉप फेल हो भी गई, अंग्रेज नहीं भी खरीद रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं भी आ रहा है, तब भी उसके पास खाने के लिए तो कुछ बचा हुआ था ना, वो कुछ तो खा सकता था ना, खा करके अपना गुजारा तो कर सकता था वो बेचारा किसान। लेकिन ये कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया, किसान से इंडिगो की खेती करवा रहे थे, नील की खेती जिसे हम लोग कहते हैं करवा रहे थे। अब इंडिगो खाई थोड़ी जा सकती है, राइट? तो इसलिए किसान बड़ा परेशान हो गए थे। तो किसान वही गांधी जी से बोलते हैं कि सर आप देखिए कुछ इनको लोन वोन कम करवाइए और हमारी ये जो इंडिगो का सिस्टम है इसको बिकवाइए। और अंग्रेज क्यों नहीं खरीद रहे थे, इसके पीछे भी रीजन देखने के लिए मिल रहा था गाइस। वो रीजन क्या था? एक जर्मन में सिंथेसाइज जो इंडिगो देखने के लिए मिलती है वो आ गई थी, उसको बना दिया गया था। जर्मन साइंटिस्ट ने किसका डेवलपमेंट कर दिया था? सिंथेसाइज इंडिगो का डेवलपमेंट कर दिया था। ये रही यहां पे तिनकठिया सिस्टम।
तो क्या चीज देखने के लिए मिल रहा था गाइस? जर्मन में 19th सेंचुरी के आसपास जो सिंथेसाइज डाई थी वो आ गई थी और उसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, वो जो डाई निकल के आई थी वो डाई यहाँ की जो इंडिगो थी उससे सस्ती देखने के लिए मिल रही थी, इसीलिए सब लोग उसको प्रेफर कर रहे थे। तो यही चीज देखने के लिए मिल रही थी। तो गांधी जी ने बोला सर ये जो आप लोग कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो, और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो गांधी जी का यही सारी चीजें देखते हुए गांधी जी ने पहली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चंपारण में कर दी। क्या करा? पहला सीडीएम देखने के लिए मिला। पहला सीडीएम कहां पे देखने के लिए मिला गांधी जी का? चंपारण में देखने के लिए मिला। 1917 में देखने के लिए मिल गया। गाइस, इस सीडीएम से कुछ बड़े बड़े लॉयर जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज लॉयर, ये लोगों ने क्या किया, ये सब भी गांधी जी से इंस्पायर्ड हो गए और वॉलेंटरी ये लोग फाइट करने लग गए इंडिगो फार्मर्स के लिए। कहां पे? कोर्ट में, बिना फीस लिए। ठीक है, वॉलेंटरी ये लोग फाइट कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे गांधी जी के इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ने जो अथॉरिटीज देखने के लिए मिल रही थी उन अथॉरिटीज को कन्विंस कर लिया था कि तिनकठिया लगान जो है अब इसको खत्म कर देना चाहिए, अब तिनकठिया लगान नहीं लगना चाहिए। तो गांधी जी का पहला और ऑफिशियल सीडीएम जो इंडिया में देखने के लिए मिलता है वो सक्सेसफुल देखने के लिए मिला। 1917 में हुआ था, बिहार में देखने के लिए मिला था, चंपारण में किया था। किसके कहने पे गए थे? राजकुमार शुक्ला के कहने पे गए थे। इसको तिनकठिया लगान सिस्टम भी कहा जाता है। किस वजह से था? इंडिगो के फार्मर्स का इशू रिजॉल्व करने गए थे, यानी कि नील की खेती जो लोग करते हैं उनका इशू रिजॉल्व करने के लिए गए। और प्रोमिनेंट लॉयर जैसे राजकुमार शुक्ला जैसे लॉयर्स भी किसानों का जो केस था वो कोर्ट में फ्री में लड़ रहे थे। तो पहला जो सीडीएम था ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ और गांधी जी को कौन लेकर के गया और रीजन क्या था। एग्जाम में आपसे बस इतनी ही चीजें पूछता है। तो ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है ना गाइस, ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ये पूरी कहानी आपको यहाँ पे जो भी मैंने सुनाई है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब गाइस, जब गांधी जी का ये सत्याग्रह कंप्लीट होता है, अब गांधी जी का आता है नेक्स्ट सत्याग्रह जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी जी का पहला ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। जो पहला सीडीएम देखने के लिए मिला वो क्या था? वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जो कि 1918 से शुरू हुआ था। तो गाइस, ये अब हमारा जो डिस्कशन है ये खेड़ा सत्याग्रह का होगा। चंपारण के बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब आओ खेड़ा सत्याग्रह पे चलते हैं। गाइस, खेड़ा एक जगह है गुजरात में देखने के लिए मिलती है। गांधी जी को खबर मिलती है खेड़ा के बारे में। खेड़ा में क्या इशू था गाइस? जो किसान थे वहां पे उन्होंने खेती करी, अपनी फसल बोई, और ये जो इंग्लिश देखने के लिए मिलते थे ना, जो कंपनी देखने के लिए मिलती थी, अंग्रेज जिनको हम लोग कहते हैं, ये भाई सबके ऊपर टैक्स लगाते थे। खेड़ा वाले रीजन में भी इन्होंने टैक्स लगाया। अब किसान अपनी फसल उगाया, अब फसल उगेगी और जब मार्केट में जाकर के बेचेगा, अब बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट से ही तो किसान फिर अपने टैक्स जो है वो भरता है। लेकिन ये अंग्रेज लोग जो है ना, इनको किसी चीज से मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब। आप अपना खून बेचो, आप अपना जमीन बेचो, जो बेचना हो बेचो, बस इनको ला करके पैसे दो।
खेड़ा में एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला गाइस। जब इन बेचारे किसानों ने अपनी फसल बोई तो वहां पे उस साल बारिश ही देखने के लिए नहीं मिली, बारिश देखने के लिए नहीं मिली। अब किसान जो है थोड़ा हो गए परेशान, ठीक है, किसान परेशान कि यार अब सूखा पड़ गया है। अब जब सूखा पड़ गया है तो ये लोग फसल को कैसे, उस फसल का टैक्स देंगे। तो इसी के लिए गांधी जी फिर जाते हैं खेड़ा में। 1918 में लोग इनको बुलाते हैं, बोलते हैं आप आइए, आप जैसे चंपारण में आ गए थे, चंपारण में आपने 3 कठिया लगान सिस्टम जो था उसकी जो समस्या थी उसको हल कर दिया, तो उसी तरीके से आ करके आप खेड़ा वाले लोगों का भी जो इशू है उसको रिजॉल्व करिए, मध्यस्थता करिए अंग्रेजों और किसानों के बीच में। गांधी जी जाते हैं, जो अथॉरिटी रहती है उस अथॉरिटी से बात करते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि सर देखिए, किसानों का जो कर है, जो टैक्स है, आप उसको माफ कर दीजिए प्लीज। 1919 का जो भी टैक्स था, गांधी जी ने बोला ये सब जितने भी टैक्स थे आपने जो लगाए हैं, और जब सूखा पड़ गया है तो इस दौरान जो भी आपने टैक्स लगाया था वो माफ कर दीजिए। अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं सर, टैक्स वैक्स हम माफ नहीं करेंगे, इनको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर ये किसान पैसा नहीं देते हैं तो इनकी जो जमीन है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग जब्त कर लेंगे। तो गाइस, आज प्रेजेंट डे में भी किसान सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो वो करता है अपनी खुद की जमीन से। और उस समय की बात तो गाइस आप समझ ही सकते हैं कि जमीन देने का मतलब उसने अपनी आत्मा दे दी। तो किसानों को ये बात बिल्कुल भी पसंद में नहीं आई और गांधी जी को भी नहीं पसंद आई। तो गांधी जी ने बोला कि सर देखो, जमीन तो हम आपको लेने देंगे नहीं किसानों की, और टैक्स आपको माफ करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम करेंगे नॉन कॉरपोरेशन, हम आपके साथ कॉरपोरेट करेंगे ही नहीं। डिसोबीडिएंट का मतलब क्या हुआ? सपोज आप घर पे हो, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा जा करके मार्केट से ये सामान ले आओ। अब आप डिसोबीडिएंट हो गए, आप बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि ठीक है तुम नहीं जा रहे, तुम्हारे छोटे भाई या छोटी बहन को हम लोग भेज दे रहे हैं। अब आपने बोला कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा नहीं, ना ही उसको जाने दूंगा, आप जाकर के गेट पे खड़े हो गए। अब आप कॉर्पोरेट भी नहीं कर रहे हो अपनी मदर के साथ। तो ये चीज देखने के लिए मिला। तो गांधी जी ने बोला कि अब हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेंगे, अब हम आपके साथ कॉर्पोरेट भी नहीं करेंगे सर। तो अंग्रेजों को लगा ठीक है देख लेंगे इनको। तो गांधी जी को देखने के चक्कर में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती की, गांधी जी की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अब गांधी जी जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था और उसके बाद जो इंडेंचर्ड लेबर वाला जो सिनेरियो देखने के लिए मिला था इंडिया में, उसके बाद से गांधी जी की जो फैन फॉलोइंग थी या फिर जो इनका इमेज थी, वो इमेज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी इंडिया में। तो अब गांधी जी 1918 में क्या करते हैं, पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अपना शुरू कर देते हैं। गाइस, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था पीजेंट क्लास ने। इन्होंने इनसे आग्रह किया कि आप अब लोन नहीं दोगे, चाहे जो हो जाए, अब लोन नहीं दिया जाएगा। और कुछ यंग नेशनलिस्ट भी निकल के आए थे, जैसे कि सरदार पटेल साहब भी निकल के आए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भी निकल के आए थे इसी इंसिडेंट में, और मोहनलाल पांडे भी देखने के लिए मिले थे, रविशंकर भी देखने के लिए मिले थे। ये लोग पूरे विलेज में घूमे थे और पूरे विलेज को पॉलिटिकली इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया था कि भाई देखो टैक्स नहीं देना है।
और आप टैक्स नहीं दोगे। फिर उसके बाद गाइस, इसी के बाद क्या हुआ था, इन्होंने जब मना कर दिया टैक्स देने से, तो जो गवर्नमेंट थी ना, उस गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी किसान देखने के लिए मिल रहे थे, उन किसानों की जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया था। ये देखिए, ये प्रोमिनेंट लीडर देखने के लिए मिल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोहन लाल पांडे देखने के लिए मिल रहे हैं, रविशंकर देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं गाइस। और जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को सीज कर दिया पूरी, और ये बोला गया कि 1/4 जो प्रोड्यूस है उससे भी कम उपज देखने के लिए मिली है, तो सर हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे, सूखा पड़ गया है, बात तो समझो। तो इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अथॉरिटी ने क्या किया गाइस, रिफ्यूज़ कर दिया रेमिशन देने से, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, तो गांधी जी का फिर दिमाग खराब हो गया, और इन्होंने बोला देखो, अब टैक्स तो तुम माफ करोगे ही करोगे, 1919 का और 1920 का भी अब तुम माफ करोगे। अभी तक तो हम यही बोल रहे थे कि तुम टैक्स माफ कर दो हमारा, जब सूखा पड़ा है, अब तुम 1919 और 1920 में भी माफ करोगे, चाहे जो हो जाए। तो गांधी जी के इस पहले नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ने अंग्रेजों को फिर से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो यहां पे गाइस हमें क्या बात याद रखनी है, जैसे कि हमने पहले मूवमेंट में याद रखी थी, यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिला था, जो कि कहाँ, गुजरात में देखने के लिए मिलता है। 1918 में देखने के लिए मिला था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद गांधी जी के साथ कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने के लिए मिल रहे थे, सरदार पटेल जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स भी देखने के लिए मिल रहे थे। इनका क्या काम देखने के लिए मिला था, ये गांव गांव में जा जाकर, उस डिस्ट्रिक्ट के, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जा जाकर लोगों को बता रहे थे कि आपको टैक्स नहीं देना है, चाहे जो हो जाए, भले ये अंग्रेज आकर के आपसे टैक्स मांगे, आप इनके दबाव में नहीं आओगे, इनके आगे आप नहीं झुकोगे, ये बात। उसके बाद इस मूवमेंट में जो तीसरी बात आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि पीजेंट क्लास का पूरा पूरा सपोर्ट था गांधी जी को, क्योंकि खुद सोचो ना, पीजेंट्स के लिए ही तो गांधी जी लड़ रहे थे, तो पीजेंट क्लास का पूरा ही सपोर्ट देखने के लिए मिला था। ये मूवमेंट भी गांधी जी का सक्सेसफुल मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो गाइस, इतनी बात है जो इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, और यूपीएससी यही आपसे पूछ लेता है। नाउ गाइस, नेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी का देखने के लिए मिला, दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भी 1918 के समय ही देखने के लिए मिला था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने के लिए मिली, और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी गांधी जी की, ये गांधी जी की स्ट्राइक कब देखने के लिए मिली, 1918 में देखने के लिए मिली। ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक देखने के लिए मिल रही थी। तो गाइस, ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब गाइस, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, 1918 में। यहाँ पे क्या इशू देखने के लिए मिला गाइस, हम सब ने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है प्लेग। जैसे आज के समय में हम लोग कोरोना के बारे में सुन रहे हैं ना, कोरोना एक महामारी है, इसी तरह 90s में, 19th सेंचुरी में इस समय प्लेग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, प्लेग फैला हुआ था। तो इस प्लेग के चलते जो अहमदाबाद मिल देखने के लिए मिली थी, उस अहमदाबाद मिल में कुछ वर्कर हुआ करते थे। अब वर्कर्स क्या कर रहे थे, जैसा कि आज की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है ना, कोरोना के समय में जो इकॉनमी है वो इकॉनमी डाउन होती चलती चली जा रही है, लोगों के पास जॉब्स देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, वेजेस रिड्यूस हो रहे हैं लोगों के। तो इसी समय, प्लेग के ही समय, जो अहमदाबाद मिल हुआ करती थी, उस अहमदाबाद मिल में जो वर्कर्स हुआ करते थे, उन वर्कर्स ने मिल ओनर से कहा कि सर, आप हमें बोनस प्रोवाइड करवाओ,
बोनस के साथ साथ जो हमारी सैलरी है उस सैलरी को भी इंक्रीज करो। वेजेस में आप हमारे 50% इंक्रीज करो। अब ये जो मिल के लेबर्स हुआ करते थे ये उन्होंने बात कही। अब जो मिल ओनर था उसने सुना, बोला ठीक है बोनस तो समझ सकते हैं, 50% आप बता रहे हो सर, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो मिल ओनर था ना तो उसने बोनस दिया और ना ही 50% इंक्रीज किया। अब बोनस मिलना तो यार देखो, वो लोग काम कर रहे थे तो बोनस उस समय मिलना उनके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय महामारी जैसी स्थिति देखने के लिए मिल रही थी। तो गाइस हुआ क्या था उस समय, जब ये कंडीशन उस समय देखने के लिए मिल रही थी और जो लेबर क्लास था वो डिमांड कर रहा था कितनी, 50% वेज में इंक्रीज की डिमांड कर रहा था। तो जो लेबर्स थे, ये लेबर्स क्या करते हैं, ये चले जाते हैं किसके पास, अनुसुईया बहन के पास, अनुसुईया साराबाई के पास। अनुसुईया साराबाई कौन थी, यही जो अहमदाबाद मिल देखने के लिए मिलती है, इन्हीं सिस्टर थी ये अंबाला साराभाई, अंबालाल साराभाई की ये बहन देखने के लिए मिलती। अंबालाल साराभाई जो थे ये मिल ओनर थे अहमदाबाद मिल के, और इनकी बहन थी अनुसुईया साराभाई। तो वर्कर्स इनके पास चले जाते हैं, बोलते हैं मैम आप प्लीज हमारे लिए कुछ करिए, बातचीत करिए। तो जो मैम होती हैं ये चली जाती हैं गांधी जी के पास, बोलती हैं आपकी जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी रिजॉल्व कर सकते हैं, उनका नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो गाइस ये अनुसुईया साराबाई जो रहती हैं, जब गांधी जी के पास जाती हैं अनुसुईया बहन और बोलती हैं गांधी जी से कि आप इंटरवीन करिए इस मैटर में, आप देखिए कि क्या हो रहा है। गांधी जी आते हैं वर्कर्स के पास, बोलते हैं कि आप लोग ये जो 50% का इंक्रीज मांग रहे हो ना, ये 50% का इंक्रीज थोड़ा सा ज्यादा है सर, आप एक काम करो 35% पे आ जाओ। किस पे आओ, कितने पे, आप 50% की डिमांड कर रहे हो वेज में इंक्रीज की, आप कितनी डिमांड करो, 35% की डिमांड करो। उनके लिए भी तो देना पॉसिबल हो जाए ना। गांधी जी ने ये बात कही। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, धीरे धीरे चीजें वर्कर्स जो थे वो मानने लग गए थे। वर्कर्स क्या थे, वर्कर एग्री कर गए गांधी जी की इस बात पे कि ठीक है सर आप 35 पे बोल रहे हैं, हम 35 पे आ गए। गांधी जी ने बोला वर्कर से कि भाई सुनो, अगर मिल ओनर शांति से मान रहे हैं तो ठीक, और नहीं मान रहे तो नॉन वायलेंट तरीके से आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाना, तब कोई दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगी। आप बैठोगे मैं भी आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, अगर वो इस पे एग्री नहीं करते हैं। तो मिल ओनर के पास जाते हैं, बातचीत होती है। मिल ओनर का ये कहना था कि सर ये 35% भी बहुत ज्यादा है, आप इसको और कम करो, रिड्यूस करो और लेकर के आओ 20% पे। गांधी जी ने वर्कर्स से प्रॉमिस कर दिया था, किस चीज पे, इस पे 35%, बोले 35% आपकी वेतन में इंक्रीज किया जाएगा, इस बात का जो वादा है वो मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन मिल ओनर बोला सर हम सिर्फ 20% ही बढ़ा सकते हैं। और गांधी जी ने यह भी बोला कि अगर वो नहीं मानता है तो आप हंगर स्ट्राइक पे बैठना, उनके साथ मैं भी बैठूंगा, आपके साथ मैं भी बैठूंगा। तो वर्कर्स क्या करते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और गांधी जी भी इनके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो गाइज ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक देखने के लिए मिली। पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चंपारण देखने के लिए मिला। पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कौन सा देखने के लिए मिला गांधी जी का, खेड़ा सत्याग्रह वाला देखने के लिए मिला। उसके बाद पहला हंगर स्ट्राइक कौन सी देखने के लिए मिली, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक देखने के लिए मिली अहमदाबाद की, पहली हंगर स्ट्राइक इनकी देखने के लिए मिली।
तो गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे अब बैठ गए। अब जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे तो मिल ओनर को फिर एट द एंड ऑफ द डे एग्री करना पड़ गया किस पे, इसी 35% पे मिल ओनर ने डील पक्की कर ली और फिर गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और उसको तोड़ दिया। उसके बाद गाइस ये तो कहानी हुई हमारी 1918 की। फिर उसके बाद जो ये अंग्रेजी हुकूमत देखने के लिए मिलती है ना, इस अंग्रेजी हुकूमत में एक एक्ट पारित किया 1919 का। अब जब इस अंग्रेजी हुकूमत ने एक्ट पारित कर दिया 1919 का, तो इस एक्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ था, इस एक्ट में ऐसी क्या क्या बातें लिखी हुई थी जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाले बाग के हत्याकांड होने की वजह से गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा, उसमें गांधी जी ने क्या कदम उठाए उस जलियांवाले बाग को लेकर के। तो गांधी जी ने जो कदम उठाए, क्या वो कदम सही थे या गलत थे, ये तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आप लोग खुद एनालिसिस करना इस बारे में कि क्या गांधी जी ने जो स्ट्राइक्स करी और जो फिर उसके बाद उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, क्या वो बात सही थी या गलत थी। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप उसको एनालिसिस करोगे। मेरा काम है आपको हर चीज़ बताना, हर पर्सपेक्टिव को बताना। तो गाइस आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसको रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट्स तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो हम लोग 1919 का एक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग जानेंगे और गांधी जी के रिस्पॉन्ड के बारे में जानेंगे, गांधी जी ने कैसे रिस्पॉन्ड दिया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस सीरीज को अब हम लोग आगे ऐसे कंटिन्यू करके ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे गाइस यूपीएससी ने एक मास्टर प्ले किया था, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से, और वो क्वेश्चन ये है। कहाँ गया गाइस, ये रहा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक, ये पॉइंट आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट बेसिस पे एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया था। आपको पता होना चाहिए जो अनुसुईया बहन देखने के लिए मिलती हैं, ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की फॉर्मेशन इन्होंने ही करी थी। और कब करी थी, 1920 में करी थी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 में पूछा गया था। अब आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि 1920 और 2020 100 साल कंप्लीट हुए थे किसके लेकर के, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के। ये डेट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यूपीएससी ने डायरेक्ट ये चीज़ पूछी। देखो मैंने पहले भी बताया है, अपनी हर क्लास में मैंने ये बात बोली, यूपीएससी आपसे डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता, वही डेट्स पूछता है, वही फैक्ट पूछता है जो न्यूज़ में चल रही होगी। 2020 में ये न्यूज़ में देखने के लिए मिल रही थी, इसलिए पूछा गया था। तो अब आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से आपको डेट पढ़नी है, डेट याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और दिस इज़ all for in this lecture. I will see you in next lecture. जय हिंद गाइस। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।